इससे ऊपर सूर्य की सीधी किरण नहीं जाती है। ये हाईएस्ट है 21 जून को। उसके बाद मतलब सूर्य का हो जाएगा दक्षिणायन। तो जब सूर्य का दक्षिणायन होगा उससे पहले सोच के देखो कि सूर्य की किरण हाईएस्ट कहाँ पे पहुंच गई है, कर्क रेखा पे। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके अपोजिट तुरंत सोच लो कि 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। क्लियर मामला है ना? जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा। अब क्या होगा 21 जून के बाद? 21 जून के बाद सूर्य क्या होगा समझो, पृथ्वी परिक्रमा तो करेगी अपने। अब दक्षिणायन होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? दक्षिणायन। और दक्षिणायन होगा तो एकदम से कूद के आ जाएगा मकर रेखा पे या धीरे धीरे आएगा? धीरे धीरे आएगा। तो अब सोचो सूर्य की सीधी रेखा कर्क रेखा पे पड़ रही थी, फिर यहाँ पे मतलब जून के बाद क्या आएगी? जुलाई। थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। फिर जुलाई के बाद क्या आ जाएगा? जुलाई पागलों का बिल्कुल क्या आ जाएगा? अगस्त आ जाएगा। अगस्त में थोड़ा और कम होगा। उसके बाद सितंबर आ जाएगा और सितंबर में सूर्य की सीधी रेखा चमकने लग जाएगी। किस पे? विषुवत रेखा पे। किस पे? विषुवत रेखा पे। और जैसे ही विषुवत रेखा पे चमकेगा तो भाई सिंपल सा मामला अभी बच्चे ने बताया कि सर विषुवत रेखा पे चमकेगा तो इधर भी और इधर भी बराबर बराबर मामला होगा। तो बराबर मामला होगा तो दिन और रात बराबर बराबर हो जाएंगे दोनों जगह, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। 24 घंटे को क्या बोलते हैं? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। लेकिन ये टिकेगा तो है नहीं। अभी मैंने तुमसे बोला सितंबर में, मतलब ये घटना सिर्फ 23 सितंबर को होगी। कब होगी? 23 सितंबर को। और 23 सितंबर के बाद जैसे ही 24 सितंबर आएगा तो सूर्य की सीधी किरण मतलब विषुवत रेखा से थोड़ा नीचे पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ, और मकर रेखा पे आते आते मतलब 22 दिसंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी रेखा पड़ेगी। कहाँ पे? मकर रेखा पे। और जब मकर रेखा पे सूर्य की सीधी रेखा पड़ेगी तो मैंने तुमसे बोला जब कर्क रेखा पे मतलब पड़ रही थी तो यहाँ पे ठंड थी, आया ना? यहाँ पे गर्मी थी। जब मकर रेखा पे पड़ेगी तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? गर्मी। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में ठंड। उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ने लगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगी ठंड, दिसंबर में पड़ने लगेगी। ठीक है, अपने मुरैना को ध्यान में रखो तुमको। ठीक है, अब धीरे धीरे कंडीशन क्या बनेगी? मैंने तुमसे बोला कि जो 22 दिसंबर है यहाँ पे अधिकतम है सूर्य की सीधी किरण जाना, मतलब मकर रेखा पे टच हो गई, उसके बाद वापस लौटेगी। लेकिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। और जो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी होगा। याद रख लेना, एकदम क्लियर वाला मामला। पेपर में कई बार आता है कौन सा देश है जहाँ पे गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है? तो भाई गर्मी में क्रिसमस डे बनता है, ऐसा नहीं कि तारीख बदल जाती है। तुम सोच के देखो 25 दिसंबर याद है क्या कुछ? और 25 दिसंबर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, उसमें कौन सा मामला है? हमारे यहाँ पे क्या पड़ रही है? ठंड पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ गर्मी, मतलब हमारे यहाँ का जो समय है मतलब तारीख वही है, लेकिन जब हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है उस समय वहाँ पे क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है। फिनिश मामला। तो 22 दिसंबर के बाद सूर्य अब कौन सी साइड जाएगा? मकर रेखा पे पहुंच गया हाईएस्ट। अब कहाँ जाएगा? धीरे धीरे उत्तरायण होगा सूर्य का। और उत्तरायण होगा तो मतलब क्या मामला है? दिसंबर के बाद जनवरी के बाद और उसके बाद मार्च में आके फिर मतलब सूर्य कहाँ पे लौट के आ गया? बीच में। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 21 मार्च। क्या हो जाएगी? 21 मार्च। और 21 मार्च को सूर्य की सीधी रेखा चमकेगी विषुवत रेखा पे, फिर दिन रात हो जाएगा। और फिर यहाँ से कौन सी साइड जाएगा? उत्तर या दक्षिण? कहाँ जाएगा? उत्तर की साइड। दक्षिण से तो आ ही रहा है। अब उत्तर की साइड फिर जाएगा तो मतलब मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई के बाद जून। और तुम बताओ जब सूर्य उत्तर की साइड आएगा तो हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, जब उत्तर से नीचे जाएगा या दक्षिण की साइड जाएगा तो हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी। एकदम क्लियर मामला है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है समझ में आ गया? तुम्हें किसी को भी समझा दोगे, सिंपल सा मामला है। परिक्रमण होता है, परिक्रमण की वजह से मतलब ये मामला होता है। ऋतुओं में परिवर्तन 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पे, और 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से दिन और रात के जो समय में परिवर्तन होता है या जो मतलब छोटे बड़े होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। जो पार्ट मतलब सूर्य के सामने होता है वहां पे उजाला रहता है, जो उसके अपोजिट होता है वहां पे अंधेरा रहता है। किसी को कोई दिक्कत वाला मामला होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सूर्य की जो परिक्रमा करती है पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा
कर लेती है पृथ्वी। परिक्रमण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके जस्ट अपोजिट छोटा, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखा है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन और रात बनते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना, 1% समझ में आ गया कि नहीं है। यहाँ पे लिखा है घूर्णन में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है। इतना ही समय उसको अपने अक्ष पर घूर्णन में लगता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह। कई प्रश्न पूछे तो उसके सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, एक ही है। और ऐसे ग्रह कौन से हैं जिनका मतलब उपग्रह है ही नहीं, वो 200 कौन, 200, ठीक है, कोई दिक्कत वाला मामला होगा नहीं। यहाँ पे इंपोर्टेंट मामला लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना सब बड़े ध्यान से। लिखा है सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति का एकदम सिंपल सा मामला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा एंट्री कर जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। ये ऐसा नहीं है कि हर अमावस्या को बनता है, लेकिन ये पक्का है कि जब भी बनेगा अमावस्या को ही बनेगा।